Dear class, welcome to the lecture of Solid State Physics 1. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और इसमें जैसा कि नाम से ही जाहिर है हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ या ऐसी प्रॉपर्टी सॉलिड की स्टडी करेंगे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर की वजह से सॉलिड में जो हीट फ्लो हो रहा है टेम्परेचर की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, हीट फ्लो हो रहा है या इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, लाइक जैसे स्पेसिफिक हीट है और थर्मल एक्सपेंशन हो गई, और इससे इसी तरह की मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सॉलिड की लेटेस्ट हीट कैपेसिटी भी इसको कहते हैं, स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, जो हम फाइंड करने जाएंगे. और सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं रिव्यू दे देती हूँ कि आपने पहले भी छोटी क्लासेस में स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी कि ये ऐसी हीट की अमाउंट है जो कि 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, ये वो क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट कहलाती है. और इस तरह से मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप ये वाली फॉर्म पहले पढ़ते हुए आए हैं. क्योंकि ये यहाँ पर डेल्टा क्यू हीट एनर्जी को शो कर रहा है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि ये आखिर को जो हीट की वजह से जो चेंजिंग्स आएंगी वो किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं. अब अभी हमने पिछले चैप्टर में क्योंकि फोनॉन्स के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर भी हीट के कैरियर्स 2 तरह के होंगे, फोनॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. दोनों ही हीट के कैरियर्स होंगे, हीट को एक जगह से या हीट फ्लो में इस्तेमाल होंगे. अब इसमें जो फोनॉन्स हैं वो सिर्फ इनमें क्या फ़र्क होगा कि लो टेम्परेचर्स के ऊपर जो हीट कैरियर्स होंगे वो फोनॉन्स होंगे और हाई टेम्परेचर्स के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो दोनों तरह के कैरियर्स इस्तेमाल हो सकते हैं. अब यूजुअली सब सॉलिड के बारे में जो क्लासिकल एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट का, ये क्या हो गया, क्लासिकली एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट का कि ड्यूलॉन्ग और पीटेट ने एक लॉ दिया था जिसके मुताबिक स्पेसिफिक हीट सब सॉलिड सब्सटेंसेस की कांस्टेंट है. ये बड़ा एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिज़ल्ट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ना करें. तो ये एक लॉ जो जिसको हम क्लासिकली भी कहते हैं, क्लासिकल लॉ भी कहते हैं, ड्यूलॉन्ग और पीटेट ने दिया. और इसके मुताबिक अगर मैं इस तरफ टेम्परेचर ड्रॉ करती हूँ केल्विन में और इस तरफ स्पेसिफिक हीट है तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्वांटिटी है, 3R के बराबर होगी. ये हम प्रूफ भी करेंगे जब हम इस लॉ को प्रूफ करेंगे. और आप देखिए कि ये 3R कांस्टेंट है, कोई टेम्परेचर वगैरह इसमें शामिल नहीं हो रहा. अच्छा, इस लॉ की ये ख़ास बात ये है कि हाई टेम्परेचर पर तो इसमें एक्सपेरिमेंटल कर्व थ्योरेटिकल कर्व से मैच करती है. जैसे कि ये थ्योरेटिकल कर्व ये 3R की शक्ल में मैंने यहाँ पेश किया, कांस्टेंट वैल्यू बनाई हुई है. तो अगर ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, लेकिन इसका मसला ये है कि जैसे ही टेम्परेचर लो होता है ये यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक हीट 0, जैसे ही टेम्परेचर 0 को अप्रोच करता है स्पेसिफिक हीट भी 0 हो जाती है. तो मतलब लो टेम्परेचर रीजन में, इस रीजन में तो ये कांस्टेंट नहीं है. इस रीजन में देखें कि ये चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ. अच्छा, इस रिज़ल्ट ने थोड़ा सा के वाइब्रेशंस पैदा की स्पेसिफिक हीट के रिज़ल्ट में कि ये इस रिज़ल्ट को लेके काफ़ी सारी थ्योरीज़ और स्पेसिफिक हीट के मॉडल्स आए जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी की तरफ आते हैं स्पेसिफिक हीट की और देखते हैं कि ये कैसे 3R की इक्वल प्रूफ हुई है. इसका मैथमेटिकल मॉडल देख लेते हैं. और ड्यूलॉन्ग और पीटेट का ये लॉ है जो मैं अभी प्रूफ करना जा रही हूँ, इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं. अच्छा, इसकी जो ख़ास बात यह है कि थ्योरेटिकली हमने इसमें अजम्पशन क्या लेनी है कि जो सॉलिड के अंदर एटम्स मौजूद हैं लेटेस्ट साइट्स के ऊपर, ये एटॉमिक ऑक्सीलेटर्स की तरह से बिहेव करेंगे. ये हम पहले भी ये वाली अजम्पशन ले चुके हैं कि एटम्स जो हैं वो लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर
स्टेशनरी नहीं होते बल्कि वाइब्रेट करते हैं, और इस तरह से वाइब्रेट करते हैं जैसे एक मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑक्सीलेट करता है। तो ये इस तरह से अगर मैं इनको बनाऊं तो ये अपनी पोजीशंस के ऊपर स्टे करते हुए पोजीशन नहीं छोड़ते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, और ये इस तरह से जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है या स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट ऐसे ही किसी सॉलिड की मालूम करनी है, तो इसके लिए अजम्पशन यही लेंगे, हमारे पास जो क्लासिकली अजम्पशन हम यही लेंगे कि हम अपने सॉलिड को एक ऐसा मॉडल कंसीडर करेंगे जिसमें एटम्स मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरह से ऑक्सीलेट कर रहे हैं, टाइनी ऑक्सीलेटर्स की शक्ल में एटम्स मौजूद हैं। और इसमें क्या ख़ास बात हो सकती है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी, और इसमें क्या चीज़ आ सकती है कि एटम्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशंस के गिर्द ऑक्सीलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये ऑक्सीलेटर्स जो हैं दे कैन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट देयर एनर्जीज आर डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी उनकी सेम हो सकती है सब एटम्स की, लेकिन उनकी एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और वो एनर्जी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो इस वजह से एनर्जीज वेरी कर सकती हैं। ये ख़ास कर एक पॉइंट है इस मोशन का। तो अगर मैं अब इसी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी लिखूं तो वो E इज़ इक्वल टू पी स्केयर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पी स्केयर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब मैं इसको, क्योंकि फॉर्मली हम इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट को फाइंड करना है, थ्रू ए थ्योरेटिकल मॉडल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैं हटा देती हूँ ग्राफिकली जो इसको एक्सप्लेन किया गया है, और ये मैं सारा रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास एक टीडियस किस्म की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आने वाली हैं, दे कैन बी सो लेंथी। सो अब यहाँ पर जो एनर्जी, अब मैं आ जाती हूँ क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। अच्छा, ये आज का हमारा जो टॉपिक है असल वाला जो थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी, हमने स्पेसिफिक हीट की स्टडी करनी है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए जो अजम्पशंस थी एनर्जी की वो मैंने अभी यहाँ पर लिखी थी, और आपने मैं दोबारा लिख देती हूँ कि एनर्जी हमारे पास अब हमारे सॉलिड की होगी पी स्केयर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि एटम्स के अंदर स्टोर होगी जब वो वाइब्रेट करेंगे। तो ये टोटल एनर्जी मैंने लिख लिया है। अच्छा, आप क्योंकि स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए अपने पूरे सॉलिड की एनर्जी फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ से हमें थोड़ा पीछे जाना होगा क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ, जहाँ हम किसी भी फिज़िकल ऑब्जर्वेबल या फिज़िकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड करते थे तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे। लेट्स सपोज अगर ए कोई फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये किसके बराबर होगा, इंटेग्रल ए ऑफ पी क्यू, मतलब ए इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सपोनेंशियल माइनस ई ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय के बी टी और डी पी डी क्यू। ठीक है, और ये सारा कुछ इसके बाद डिवाइड हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस ई ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय के बी टी और डी पी डी क्यू, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की टर्म में आएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की टर्म में यहाँ पर हमारे पास आएगी, तो दो इंटेग्रल्स बनेंगे हमारे पास। तो अब क्योंकि मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, कहाँ से लिया है, क्लासिकल रिज़ल्ट है ये। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप एवरेज वैल्यूज किसी भी सिस्टम की जब निकालते थे तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते थे। मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, और एनर्जी की वैल्यू क्योंकि मुझे यहाँ से चाहिए, मैं कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस फार्मूले को अब एनर्जी की शक्ल में यहाँ पे लिखने लगी हूँ। ई एवरेज ई ऑफ पी क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस ई
के बी टी डी पी डी क्यू और डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस ई ऑफ पी क्यू ओवर के बी टी और डी पी और डी क्यू। अच्छा, ये हमारे पास एनर्जी की एवरेज वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में इसको फिर स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे क्योंकि लंबी सारी एक मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए, तो ये यहाँ पर लिखी ग्रीन कलर से कैसा नज़र आ रहा है, ये ज़रा बारीक है, ठीक नज़र आ रहा है, मैं ग्रीन यूज़ करूँगी। ओके, अब आ जाते हैं, अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये कोई फार्मूला हमारे सामने है, ये फार्मूला हमारे सामने है, इसमें हमने एनर्जी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ ई बार, आपको नज़र, हाँ जी आ रहा है, ठीक है, ई बार ये आ जाएगा। अब मुझे क्योंकि इसमें एनर्जी की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये एक यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओमेगा नॉट लिख लेती हूँ, ये इसी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ, ये यहाँ पे क्लोज, और अब ये सारा फार्मूला साथ में ऐसे एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी टी, ये सारा एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये साथ डी पी और डी क्यू, और इसको सारे को डिवाइड कर देना है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी टी, एंड इस इंटेग्रल में भी डी पी और डी क्यू। ये लंबी सारी इक्वेशन बन गई, और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है इसको मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि अब ये मज़ीद लंबी भी होनी है। तो इसमें हम यूँ करते हैं कि ये हमारे पास दो टर्म है। ठीक है, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है अलग अलग से इस वाली बड़ी टर्म के साथ। तो अब नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करूँगी कि काइनेटिक एनर्जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि आप देखिए कि इसमें भी दो टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल के अंदर आपके पास दो टर्म्स हैं, इसको भी अलग अलग आपने कर लेना है। पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को अलग कर लेना है, काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को अलग कर लेना है, क्योंकि दो इंटीग्रल्स होंगे हमारे पास। एक में हम काइनेटिक एनर्जी वाले इंटीग्रल में हम मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम सॉल्व करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी वाले इंटीग्रल में विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो ये आइए देखते हैं कि अब हम ये किस तरह से इसको पे काबू पाते हैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पे। पहले ये मैंने अलग से सॉल्व किया हुआ है, तो उस वहाँ से देख देख के मैं करती जाती हूँ। बता दिया मैंने आप लोगों को कि मैंने अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे, कि मैं इसको पहले इस अलग अलग दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, और मैं अब ये सारा इरेज करने लगी हूँ। ठीक है, मैंने भी बेटे दोबारा भी लिखना है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अभी मैंने दोबारा लिखना है, ठीक है, आप यहाँ से दोबारा लिख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अब हमारा जो ई की एवरेज वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी। दो इंटीग्रल एक तो हमारे पास आएंगे, एक पी और एक क्यू। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक्सपोनेंशियल को दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पी स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी। ये फार्मूले में जो नीचे के बी टी आ रहा है उसको भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया एक्सपोनेंशियल में, माइनस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बी टी। और इसको, ये हो गया पूरी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में भी दो टर्म्स थी, इस पूरी एक्सपोनेंशियल के साथ मैंने काइनेटिक एनर्जी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, और ये हो जाएगा डी पी और डी क्यू। ठीक है, अब इसके साथ अगली टर्म, अब पूरा एक्सपोनेंशियल अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई रेज़्ड पावर
ई रेस टू द पावर में तो यही एक्सपोनेंशियल दोबारा आएगा, माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी और माइनस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी टी और डी पी और डी क्यू। और अब इस सारे के नीचे वो जो फार्मूला था, फार्मूले वाइज जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल थी वो दोनों के नीचे है, पी और क्यू एक्सपोनेंशियल, ये माइनस साइन और ये इधर भी दोनों टर्म्स हैं, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस सारी के नीचे के बी टी है, तो वो मैं इधर भी लिख लेती हूँ और इसके नीचे भी, ठीक है, इस पूरी के नीचे क्योंकि के बी टी है, तो ये आ जाएगा डी पी डी क्यू। अच्छा, अब ये एक लंबी सारी, ये फुल हमारी बड़ी सारी इक्वेशन बन गई है। तो सो इफ आई एम सेइंग दिस इज़ टू लेंथी, तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको कैसे कर लेंगे, अब देखें दो टर्म्स ऊपर हैं हमारे पास, अब ये नीचे वाले एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने एक बार इसके नीचे लिखना है और एक बार इसके नीचे लिखना है। तो वो अब मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, मतलब कि इसको इरेज कर देती हूँ और दोनों के नीचे अलग अलग लिखती हूँ, इसको मैं दो टर्म्स में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगी पी क्यू, दोनों को आपने अलग अलग लिख लेना है, एक तो वो मैंने आपको बता दिया, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, ये पूरी टर्म भी नीचे आएगी ना यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे आप यूँ करें कि दोनों को अलग अलग, दोनों एक्सपोनेंट्स हैं ना, दोनों पावर्स हैं, तो नीचे आप दोनों को अलग अलग करके लिखें। पोटेंशियल एनर्जी वाली और काइनेटिक एनर्जी वाली दोनों टर्म को अलग अलग करके मैं नीचे लिखने लगी हूँ। तो ये इस तरह से आ जाएगा, पी और क्यू और ये एक्सपोनेंट माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डॉट, दूसरी टर्म आएगी पोटेंशियल एनर्जी वाली, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 के बी टी और ये साथ डी पी और डी क्यू, यही टर्म यहाँ पर आएगी, पी और क्यू ई रेज़ टू माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी डॉट, क्योंकि एक्सपोनेंट में है डॉट और ये बेस में प्रोडक्ट हो रहा है, माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बी टी डी पी और डी क्यू, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हमने इनकी इंटीग्रेशन की तरफ ऐसा ऐसा जाना है, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आपके पास दो इंटेग्रल्स हैं, तो अब मैं दोनों इंटेग्रल्स को अलग अलग कर लेती हूँ और ऊपर भी दो इंटेग्रल्स हैं, दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो ऊपर वाली इंटेग्रल है ना, इसको मैं अब इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये पी स्क्वायर बाई 2m और इसको मैं इसके साथ एक टर्म बना के लिखती हूँ, ठीक है, और इसको अलग कर लेती हूँ साथ एक्सपोनेंट इस वाली टर्म को। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m ई रेज़ टू माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी और ये एक्सपोनेंट मैं अलग कर लेती हूँ, ई रेज़ टू माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर के बी टी और ये किस में है, पी में, ये किस में आ जाएगा, क्यू में, डी पी डी क्यू और डिवाइड हो जाएगा, डिवीज़न में भी हमारे पास दो अलग अलग हैं। तो अब डिवीज़न वाला देखिए, पी वाला आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी और डी पी और ये आ जाएगा क्यू वाला ई रेज़ टू माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 के बी टी और डी क्यू। अच्छा, अब ये देखिए कि ये वाला इंटेग्रल ऊपर वाला और ये नीचे वाला बिल्कुल सेम है, ये कटिंग हो जाएगा और आपके पास सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इंटेग्रल सॉल्व होने के लिए रह जाएगा, क्योंकि ये हम कटिंग नहीं कर सकते, इसमें हमारे पास पी स्क्वायर बीस के साथ आ रहा है और हमें पहले पी स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है और फिर हम इनको इसके साथ उस आंसर को, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और उस आंसर को फिर इकट्ठा लिखना पड़ेगा रेशो की। अब इसी तरह का एक स्टेप यहाँ भी आता है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप वो वाला स्टेप यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप और इंटीग्रेशन होनी है ना, वो होनी है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी वाला इंटेग्रल, यहाँ वाला काइनेटिक एनर्जी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला जैसे कैंसिल आउट हुआ। तो अब यहाँ पर आप लिखिए, पहले काइनेटिक एनर्जी वाला अगर आप लिखें तो ये आपके पास वापस आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर 2m, यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर
और इसके साथ फिर यूँ ना कर लूँ, पहले इसी वाला इंटेग्रल इसके साथ लिखती हूँ, माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर के बी टी, और ये आपके पास आ जाएगा डी क्यू, फिर ये क्यू वाला है, और इस तरफ इसके साथ आ जाएगा पी, और पी में यहाँ पे क्योंकि पी स्क्वायर बाय 2m ये वाली टर्म नहीं आ रही, सिर्फ एक्सपोनेंट आ रहा है, माइनस पी स्क्वायर बाय 2m के बी टी, और साथ ये डी पी डिवाइडेड बाय, अब इस एक्सपोनेंट को अलग अलग मैं दो इंटेग्रल्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है ना, अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू वाली, ये उसमें माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बी टी डी क्यू, और यहाँ पे आ जाएगी पी ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एंड डी पी। तो जैसे यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी वाला इंटेग्रल कैंसिल आउट किया ना, यहाँ पे कौन सा हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी वाला, क्योंकि ये सेम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी वाला क्यों नहीं कैंसिल आउट हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखें कि ये दो डिफरेंट इंटेग्रल हैं, तो इनको हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं एक वाला इंटेग्रल करती हूँ, दूसरा बिल्कुल वैसे ही है। अब एक का रिजल्ट देखिए आप, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन करने लगी हूँ, वो सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ लिखती हूँ, ये अब एज इट इज़ नीचे आ रहा है। अब दो सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। इस वाले इंटेग्रल में आप पुट करें अल्फा इज इक्वल टू, लेट सपोज 1/2m के बी टी, पी स्क्वायर के अलावा माइनस और पी स्क्वायर के अलावा जितना ये है, ये सब आपने अल्फ़ा के बराबर लिख देना। अच्छा, और इस वाले में आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेट सपोज बीटा में यहाँ पे पुट करती हूँ क्यू स्क्वायर के बराबर बाकी सारा कुछ आपने एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर के बी टी, ये आपने ये 2 के बी टी ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस और क्यू स्क्वायर के अलावा बाकी जितनी भी ये सारा सब्स्टिट्यूशन बीटा कर देना है, और बीटा के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ अल्फ़ा के साथ। तो अब आप देखिए कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। अगर ये मैं लिख लूँ, ये एज इट इज़ नीचे आ रहा है, फिलहाल मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2m के बी टी, तो ये क्या बन जाएगा, ये इंटेग्रल, इसको चलें ये 1 इंटेग्रल, ये 2 इंटेग्रल हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 इंटेग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन लिखिए, ये 1/2m ऑफ कोर्स बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा पी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस अल्फ़ा पी स्क्वायर डी पी, और डिवाइडेड बाय, ये पी का इंटेग्रल है, डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू माइनस अल्फ़ा पी स्क्वायर डी पी। ये देखें छोटा सा हो गया रिड्यूस होके। सिमिलरली आप यहाँ पर एक इंटेग्रल बनाएंगे, वो हो जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, ये बाहर आ गया। अंदर जो इंटेग्रल आपके पास होगा वो होगा क्यू स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा क्यू स्क्वायर डी क्यू, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस बीटा क्यू स्क्वायर डी क्यू। ठीक है, अब ये दो इंटेग्रल्स बन गए। अब यहाँ पे आके आपने इनमें डायरेक्ट फार्मूलाज लगाने हैं, क्योंकि इस इंटेग्रल को सॉल्व करना एज इट इज़ ये भी एक बहुत लेंथी क्वेश्चन इटसेल्फ बन जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला बताऊँगी आपको, जो आपने यहाँ पे पुट करना है। ये इक्वेशन अब आपने बना ली हैं, तो मैं ऊपर वाली इरेज कर रही हूँ। साथ ही साथ हम वीडियो की लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी हो गई। ओहो, वीडियो की लेंथ, मैं इसका पार्ट 2 अभी आपको इसको मैं पार्ट 2 में करवाती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है।